नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। क्राइम के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। रुक करते हैं पहली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक व्यक्ति और उसकी बहन को गिरफ्तार किया। ये दोनों एक हेल्थ केयर फर्म में डायरेक्टरेट के रूप में कार्यरत थे और इन पर आरोप है कि इन्होंने जाली दस्तावेज के जरिए अपने पार्टनर के साथ 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपियों की पहचान पंचशील एनक्लेव के डॉक्टर चेरियन और बेंगलुरु के मीनाक्षी जोशी के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया है कि डॉक्टर चेरियन ने ऑल इंडिया मेडिकल साइंस से एमबीबीएस किया है और उसकी बहन ने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की पढ़ाई की है। आर्थिक अपराध शाखा की ज्वाइंट कमिश्नर छापा शर्मा ने बताया है कि आरोपियों ने पहले तो अपने पार्टनर गंधर्व गोयल की बर्खास्ती के बाद उनके शेयर 900 रुपए में खरीदे और फिर उन्हें शेयर को जाली दस्तावेज के जरिए नए शेयर धारकों को 16 करोड़ में जारी कर दिया। बता दें कि ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ने नवंबर 2021 में इस संबंध में धोखाधड़ी के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी। इस शिकायत से गंधर्व गोयल ने कहा था कि डॉक्टर चरण टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टरेट और शेयर धारक था। बता दें 2019 में उसकी बहन ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम देखने के लिए कंपनी ज्वाइन की थी। तब तक यहां 5 करोड़ का निवेश हो चुका था। तो सीधे सीधे ये धोखाधड़ी का मामला वहां से सामने आया है। का बताया जा रहा है। मृतक 2 दफा पहले भी सुसाइड करने का सफल प्रयास कर चुका है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक युवक की पत्नी लंबे समय से उसे छोड़कर अपने मायके में रह रही थी। वहीं पति और पत्नी के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा पिता के पास तो दूसरा अपनी मां के पास रहता है। बेहद हैरान कर देने वाले इस मामले में कथित तौर पर पति पत्नी का अलग शैलेंद्र ने चूहा मारने की दवाई खाकर अपनी जान दे दी। शैलेंद्र ने जब जहर खाया तो परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए एमवाई अस्पताल ले गए और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले की जानकारी अस्पताल द्वारा विनयनगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतक शैलेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही वीडियो में उसके द्वारा किस महिला का जिक्र किया गया उसकी पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। अगली खबर राजस्थान से सामने आ रही है। बता दें कि राजस्थान के जयपुर एसीबी टीम ने अलवर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना गाजी के निर्दलीय विधायक कांति मीणा के दोनों बेटों सहित बीडीओ और प्रधान पुत्र को 5 लाख रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोरी का यह मामला है। बता दें कि रिश्वत की राशि विधायक के जयपुर आवास पर दी गई थी। अलवर और जयपुर दोनों जगहों पर देर रात कार्रवाई की गई। अलवर के थाना गाजी की राजगढ़ क्षेत्र की पंचायत समितियों के निर्माण कार्य में हैंडपंप लगाने और खुदाई के 14 लाख के बकाया बिलों को पास कराने की एवज में थाना गाजी विधायक कांति मीणा के पुत्र लोकेश और कृष्णकांत सहित बीडीओ नेतराम मीणा और महिला प्रधान पुत्र जयराम सिंह द्वारा 9 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। सीधे सीधे रिश्वतखोरी का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि परिवारवादी ने एसीबी जयपुर मुख्यालय को शिकायत की है इसकी, जिस पर एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी के निर्देश पर एसीबी जयपुर के एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में जयपुर और अलवर में विभिन्न टीमों ने शुक्रवार देर रात एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर में कांति मीणा विधायक के आवास पर कार्रवाई की गई, जहां परिवारवादी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत दी। बता दें कि विधायक के छोटे बेटे कृष्णकांत मीणा को जयपुर में विधायक के आवास से रिश्वत लाए गए 5 लाख रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें वहीं अलवर से बीडीओ नेकराम मीणा और प्रधान के पुत्र जयराम सिंह राठौड़ और थाना गाजी से निर्दलीय विधायक कांति मीणा के बड़े पुत्र लोकेश मीणा, जो कि राजस्थान युवा बोर्ड के
सदस्य भी हैं। उन्हें गिरफ्तार कर जयपुर एसीबी मुख्यालय ले जाया गया, जहां आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो रिश्वतखोरी का यह मामला जयपुर से सामने आया। अगली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर कानूनी तरीके से चल रहे ब्लड सेंटर पर कार्रवाई की। हिसार के एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए ब्लड सेंटर का लाइसेंस लेने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी संदीप ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन में खुद को आरवी हेल्थ केयर एंड सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का सेक्टर 90 गुरुग्राम के मैनेजर के रूप में आया। इसने इस अस्पताल के नाम से ही ब्लड सेंटर के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया। वहीं इस मामले में आरवी हेल्थ केयर एंड सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ने भी पुलिस को 15 सितंबर को शिकायत की थी। पुलिस ने अपनी शिकायत में बताया कि एक व्यक्ति ने उसकी स्टेशनरी डॉक्टरों और निदेशकों के हस्ताक्षर के दुरुपयोग किया। फिर पुलिस ने अधिकारियों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद एफडीए की टीम ने इस मामले पर पर्दाफाश करते हुए थाना खेड़की दौलत गुरुग्राम के एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खेड़की दौला में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 के उद्देश्य से 471 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। अगली खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक व्यक्ति ने पत्नी से बहस के बाद 8 वर्षीय बेटी को कथित तौर पर गोली मार दी। जी हां, बता दें गोली मारकर वो घायल हो गई और इस बात की जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी। इस घटना को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि सिंहगढ़ रोड थाने में आरोपी पांडुरंग उबे जो कि 38 साल के हैं के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो कि कंस्ट्रक्शन कारोबारी हैं। अधिकारी ने बताया है कि घटना शुक्रवार की है और शराब के नशे में धुत आरोपी रात करीब 8 बजे घर लौटा और पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसकी किसी बात पर बहस हुई। अधिकारी ने बताया कि तभी गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर पत्नी पर तान दी, तो सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साध दिया पत्नी पर। इसी बीच उसकी बेटी रंजनदिनी चिल्लाने लगी और जिसके बाद आरोपी ने बेटी पर गोली चला दी। उन्होंने बताया कि बच्ची को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और जहां उसका इलाज लगातार जारी है। उन्होंने कहा है कि मामले के संबंध में आगे की जांच जारी है और इससे पहले अगस्त में महाराष्ट्र के जलगांव में एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी और उसके प्रेमी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बता दें आरोपी ने बहन के प्रेमी को इसलिए गोली मारी थी कि वो दूसरी जाति का लड़का था। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में आरोपी लड़के को 4 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया था। वहीं जून के महीने में पुणे में शिरूर स्थित कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति ने मां बेटी के ऊपर दिन दहाड़े गोली चला दी थी। इस गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और इस हादसे में बेटी की भी मौत हो गई थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। अगली खबर महाराष्ट्र में थाने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के माता पिता को लगभग 12 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अपने आदेश में एमएससीटी के सदस्य एचएम भोसले ने दुर्घटना करने वाले कार के मालिक जिसमें वह यात्रा कर रही थी और यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दावाकर्ताओं को संयुक्त रूप से भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही दावा दाखिल करने की तारीख से अब तक 8% प्रति वर्ष ब्याज दर भी देने को कहा है। 13 सितंबर को पारित आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध करा दी गई थी। पीड़िता के पिता विजय हरिश्चंद्र मौर्य और थाने के लोकमान्य नगर निवासी मां शकुंतला ने दावा दायर किया था। दावेदारों की ओर से पेश वकील अमित चौधरी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उनकी मृत बेटी श्रद्धा आईआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और पार्ट टाइम नौकरी भी कर रही थी। उसने ट्रिब्यूनल को बताया कि वह प्रति माह 15,000 रुपए कमा रही थी और याचिकाकर्ता मृतक की आय पर निर्भर थे। अगली खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। सीधे तौर पर ठगीखोरों का मामला सामने आया है। पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 4 दिन कैंप पर 4 मामलों में लगातार सफल कार्रवाई की है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी कॉल सेंटर का संचालन करते थे और मोबाइल में लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर इनसे रकम ठगी करते थे। बता दें कि पुलिस जब मामले को
तफ्तीश करते हुए आरोपी के ठिकाने तक पहुंची, तब वहां लाइव नौकरी का झांसा देते हुए 3 लोगों को पकड़ लिया गया, जो नोएडा के सेक्टर 6 में कार्यालय खोलकर घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल बीते दिनों अंबिकापुर कोतवाली थाना में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रिपोर्ट में उसने बताया कि उसके मोबाइल पर अज्ञात नौकरी लगवाने के नाम से ऑनलाइन साइट कंपनी का मैसेज मिला है। जी सीधे तौर पर रिश्वतखोरी और ठगीखोरी का मामला सामने आया है। तब उसने कंपनी के द्वारा दिए नंबरों पर संपर्क किया। इसके बाद अज्ञात नौकरी लगवाने वाली एक कंपनी के द्वारा उसे अलग अलग नंबरों से कॉल कर एक्सिस बैंक में नौकरी लगवाने और अधिक पैसा देने पर शाखा प्रबंधक बनाए जाने के संबंध में उसे झांसे में लेने के बाद अलग अलग समय पर रकम लेकर गबन कर लिया गया। नौकरी लगवाने के नाम से अज्ञात कंपनी द्वारा अपने आप को एक रिप्लेसमेंट एजेंसियों के साथ अलग अलग बैंक कंपनियों के साथ अधिकृत तौर पर संबंध होना बताया। इससे युवती उनके झांसे में आकर ठगी का शिकार हो गई। अगली खबर झारखंड से है, जहां झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला गुमला से सामने आया है, जहां बदमाशों ने 60 साल के बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक का नाम मंगलेश्वर उरांव है। मृतक की पत्नी मीना देवी ने बताया कि देर रात अचानक 3 से 4 लोग उनके घर पहुंचे, घर का दरवाजा खुलवाया और उनके पति को साथ ले गए। मीना देवी के मुताबिक घर आए लोगों ने कहा कि मंगलेश्वर से उन्हें अकेले में बात करनी है। देर रात जब मंगलेश्वर घर नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की। मीना देवी के मुताबिक घर से करीब 1 किलोमीटर दूर लोंगा पुलिया के पास उनके पति का खून से लथपथ शव मिला। इसके बाद घटना की सूचना बिष्णुपुर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मृतक के शव को गुमला सदर अस्पताल भेजा गया। बता दें कि मंगलेश्वर उरांव की हत्या के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों ने मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मृतक की पत्नी मीना देवी ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बिष्णुपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये घटना आपसी रंजिश से जुड़ी हो सकती है। पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। फिलहाल बात को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि झारखंड से सामने आ रही है। झारखंड के जमशेदपुर में जुगसराय थाना क्षेत्र में रहने वाला सुल्तान खान बीते शुक्रवार से लापता था। सुल्तान के एक अर्धनिर्मित मॉल के पास से 25 जुलाई को मिले थे। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए उसकी हत्या कर दिए जाने की आशंका जताई थी। इसी बीच बुधवार सुबह मॉल की दूसरी मंजिल से सुल्तान का शव भी बरामद कर लिया गया है। शव बरामद होने के बाद एहतियातन क्यूआरटी फोर्स और वज्र वाहन को मॉल के पास तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक की मौत कैसे हुई इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। सुल्तान की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। सुल्तान की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजन लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, उसके लापता होने की सूचना जुगसराय थाना क्षेत्र में दी गई थी। परिजनों का यह भी कहना है कि मॉल के गार्ड ने सुल्तान को चोरी करने के लिए फोन पर बुलाया था। बता दें, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिली है। और मॉल में चोरी करने के लिए 2 दिन पहले गार्ड ने सुल्तान को फोन किया था।
फोन आने के बाद सुल्तान घर से निकला तो जरूर, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और शनिवार को जब परिवार के लोग उसे खोजते हुए अर्धनिर्मित मॉल में पहुंचे तो वहां सुल्तान की चप्पल और कपड़े मिले और गार्ड से भी पूछा गया, लेकिन उसने कोई जानकारी नहीं दी। तो सीधे तौर पर उसकी हत्या का यह मामला सामने आया झारखंड से। खबर पे झाड़े आपको बता दें कि झारखंड के पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत इलामी गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग से पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसे में घर का सारा सामान भी स्वाहा हो गया। बताया गया है कि तड़के लगभग 3 बजे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से जब घर के एक हिस्से से अचानक आग की लपटें उठने लगी तो 65 वर्षीय फरजा हक शेख और उनके बेटे 25 वर्षीय शरीफ शेख आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन टीन की छत में प्रभावित हो रहे कंटर से झुलसकर उनकी वही मौत हो गई। बता दें कि घर में सो रहे बाकी लोग किसी तरह निकले लेकिन सफल नहीं हो पाए। बाद में गांव के ही बिजली मिस्त्री ने बिजली का तार काटा, घर के ज्यादातर सामान जलकर खाक हो गए, एक मवेशी की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना प्रभारी मिंटू भारती मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिए हैं। इलामी ग्राम पंचायत के मुखिया समद अली ने कहा कि हादसे से पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। उन्होंने प्रशासन से मृतकों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी योजना से आवाज देने की मांग की है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद देखते देखते पूरे घर में आग लग गई, जिसके बाद 65 वर्षीय फरजा हक शेख और उनके बेटे 25 वर्षीय शरीफ शेख आग बुझाने के लिए दौड़ गए। जैसे ही वे लोग आग बुझाने के लिए आगे बढ़े तो टीन की छत में प्रभावित हो रहे करंट से वे दोनों झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसी के साथ पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दूसरी खबर भी झारखंड से सामने आ रही है। बता दें कि झारखंड में जनवरी 2020 से लेकर पिछले महीने तक कुल 27 नक्सली मारे जा चुके हैं और 1131 अन्य गिरफ्तार भी हुए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2020 से अगस्त 2022 के बीच नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कुल 108 मुठभेड़ें हुई हैं और इस अवधि में 45 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। जी हां, आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक झारखंड में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए हुई बैठक में ये आंकड़े पेश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने हिस्सा लिया, जिनमें सभी जिलों के पुलिस अध्यक्ष शामिल रहे और राज्य में वामपंथी उग्रवाद में गिरावट आने की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में 24 जिलों में से 8 LWUI मुक्त हुए हैं। उन्होंने बताया है कि नक्सलवाद से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र मसलन बूढ़ा पहाड़, पारसनाम, सरंडा, पोदाहाट और चतरागांव में 25 अग्रिम चौकियां या शिविर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में 15 अतिरिक्त चौकियां भी बनाई गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक बैठक में सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में पुलिस सुरक्षा के साथ शिविर स्थापित कर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराएं। थाईलैंड में नौकरी का ऑफर देकर म्यांमार में बंधक बनाए गए पीड़ितों में कुछ लोग महाराष्ट्र के भी शामिल हैं। म्यांमार में फंसे लोगों ने मुंबई के रहने वाले एक युवक ने पुलिस से संपर्क किया और दावा किया कि उसके साथ कई अन्य भारतीय नौकरी दिलाने वाले गिरोह के झांसे में फंस गए हैं। इस मामले पर मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को शहर के कम से कम 3 निवासियों के म्यांमार में फंसे होने की सूचना मिली है। इन्हें थाईलैंड में IT की नौकरियां दिलाने का वादा किया गया था। उन्होंने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति ने किसी तरह शहर की पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद अपराध शाखा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। इससे पहले दिन में विदेश मंत्रालय ने भारतीय युवाओं को ठगने वाले फर्जी प्रस्तावों के बारे में एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से दुबई और भारत स्थित एजेंटों के जरिए थाईलैंड में नौकरियों के लुभावने ऑफर देकर IT सेक्टर से जुड़े भारतीय युवाओं को ठगा जा रहा है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य स्रोतों के माध्यम से
जारी किए जा रहे ऐसी फर्जी नौकरी के प्रस्तावों में न फंसे। अगली खबर अंकिता को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब मृतक की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत दम घुटने और डूबने से हुई है। साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि चोट कैसे लगी, ये पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चल जाएगा। वहीं पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट के सामने आने के बाद आज अंकिता के होने वाले अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी गई थी। बता दें कि परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा करने की मांग की है और साथ ही वहीं प्रशासन परिजनों को आज ही अंतिम संस्कार कराने की मनाने में जुट गया था। अंकिता के परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली भी सवाल उठाए हैं और परिजनों ने सवाल करते हुए पूछा है कि रिजॉर्ट को क्यों तोड़ा गया। सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया है परिजनों ने और बता दें कि परिजनों ने दावा करते हुए कहा कि सबूत मिटाने के लिए इस रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। बता दें कि अंकिता भंडारी का शव शनिवार को चिल्ला पावर हाउस की नहर से बरामद किया गया था। मृतका के पिता और भाई ने अंकिता के शव की शिनाख्त की, जिसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त रुख अपनाया है और बता दें पुष्कर सिंह धामी ने उसके पिता से भी बातचीत कर शोक व्यक्त। अगली खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक खरपोरा रत्नीपोरा में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी। दोनों मजदूर मूल रूप से बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं और इनकी पहचान शमशाद और फैजान कासरी के रूप में हुई है। घायल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन ये सवाल फिर मौजूद हो गया है कि आखिर कब तक टारगेट किलिंग होती रहेगी। इस साल जनवरी से लेकर अब तक आतंकियों ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को टारगेट कर हत्या कर दी है। जनवरी से लेकर अगस्त तक के आंकड़ों में 27 लोगों की हत्याएं की गई। मारे गए लोगों में कश्मीर पंडित, सुरक्षाकर्मी और बाहरी मजदूर थे। टारगेट किलिंग के खिलाफ पिछले दिनों घाटी में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन भी किया था और सरकार से उन्हें कहीं सुरक्षित जगह बसाने की मांग की थी। इसी साल 26 जुलाई को भारत सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि जनवरी 2017 से अब तक जम्मू कश्मीर में 28 मजदूरों की हत्या कर दी गई। मारे गए 28 मजदूरों में से 7 बिहार से, 2 महाराष्ट्र से और 1 झारखंड से था। एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये जानकारी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि 2018 से 2021 के बीच घाटी में आतंकी वारदातों में कमी आई है। वहीं 2018 में जहां 417 आतंकी वारदातें दर्ज की गई थी, वहीं 2021 में यह संख्या 229 रह गई। उन्होंने कहा था कि जो कुछ टारगेट किलिंग की वारदातों में अल्पसंख्यकों और बाहरी हमला हुए हैं, वे सीमा पार से प्रायोजित थे। अगली खबर हरियाणा से सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी में घरेलू कलह के चलते एक बड़ा हादसा हुआ है। रेवाड़ी जिले के रायगढ़ गांव में एक पिता का अपना 2 बेटों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों बेटों ने जहर खा लिया। इसके बाद एक बेटी की मौत हो गई और दूसरे बेटे का रोहतक के पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी बीच पिता ने भी अंतिम संस्कार के बाद खुद को फांसी लगा ली। इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि 45 साल के एक व्यक्ति ने अपने छोटे बेटे की आत्महत्या से हुई मौत से कुछ घंटे बाद ही कथित तौर पर फांसी लगा ली। इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि सोमवार की रात राजगढ़ निवासी सुभाष का उसके 12 साल के बेटे जतिन और 23 साल के कमल से झगड़ा हो गया था। भर्ती कराया गया है। बता दें जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले की जांच कर रहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रणधीर सिंह ने कहा कि छोटे बेटे के अंतिम संस्कार के बाद पिता ने भी मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रणधीर सिंह ने बताया कि मां ने किसी बात को लेकर दोनों भाइयों को थप्पड़ मारा था। इसके बाद जतिन और कमल ने घर छोड़ दिया और फिर उसके बाद जहर खा लिया, जिसकी मौत हो गई और एक का इलाज भी चल रहा है और बता दें इलाज के दौरान उसकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है।
अगली खबर हरियाणा से है, जो हरियाणा के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर कानूनी तरीके से चल रहे ब्लड सेंटर पर कार्रवाई की। हिसार के एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ब्लड सेंटर का लाइसेंस लेने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी संदीप ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन में खुद को आरबी हेल्थ केयर एवं सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल सेक्टर 90 गुरुग्राम के मैनेजर के रूप में दिखाया। इसने इस अस्पताल के नाम से ही ब्लड सेंटर के खिलाफ सेंटर के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया। वहीं इस मामले में आरबी हेल्थ केयर एंड सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ने भी पुलिस को 15 सितंबर को शिकायत की थी। पुलिस ने अपनी शिकायत में बताया कि एक व्यक्ति ने उसकी स्टेशनरी डॉक्टरों और निदेशकों के हस्ताक्षर के दुरुपयोग किया और फिर पुलिस ने अधिकारियों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद एफडीए की टीम ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए थाना खिड़की दौला गुरुग्राम के एसएचओ को एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खिड़की दौला में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 के उद्देश्य से 471 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे, पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि पंजाब को दिल दहलाने के फिराक में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों को तरन तारण पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान ने पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक और सियासी नेताओं को टारगेट बनाने की साजिश रची थी। इसके लिए ड्रोन के माध्यम से पंजाब में आईईडी, पिस्टल और मादक पदार्थों की खेप भेजी गई थी। साथ ही धमाके करने के लिए कई आतंकियों को तैयार किया गया था। बता दें कि सीआईए स्टाफ तरन तारण की टीम ने आईएसआई से जुड़े 3 से 5 आतंकियों को I-20 कार पर जाते वार को दबोच लिया। इनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है और इन आतंकियों में दमनजीत सिंह निवासी तलवंडी खुमन, बाटला, परमिंदर सिंह पिंकी निवासी हर्षिया गुरदासपुर और मुकेश कुमार मेशी निवासी गांव जांबा, जिला करनाल, हरियाणा शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि एएसपी रणजीत सिंह ढिल्लों ने खुफिया सूचना के आधार पर इन आतंकियों को काबू करके भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं इनके खिलाफ थाना सदर तरन तारण में मुकदमा दर्ज किया गया है और इनकी गिरफ्तारी से पंजाब के धार्मिक और सियासी नेताओं को टारगेट करने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कुछ समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। इनको पंजाब के कई शहरों में धमाके करने के लिए विदेशों से फंडिंग भी करवाई जा रही थी। मामले से संबंधित उच्च स्तरीय जांच लगातार की जा रही है। अगली खबर हरियाणा से, जो हरियाणा सरकार एक्सीडेंट के संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए लाइव मैप तकनीक का उपयोग कर रही है। इस तकनीक से एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस को जानकारी मिल जाती है। इस तकनीक को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि लाइव मैप एक्सीडेंट के संभावित क्षेत्रों की जानकारी पुलिस देता है। इसके साथ ही संजीव कौशल ने सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि लाइव मैप टेक्नोलॉजी के डाटा को पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन और शहरी स्थानीय
निकायों के शेयर किया जाए। संजीव कौशल ने कहा कि एक्सीडेंट होने की मुख्य वजह भारी वाहनों द्वारा बार बार लेन बदलना है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह सभी हाईवे पर रोड व्यवस्था और साइन बोर्ड का काम किया जाए। वहीं रात के समय के लिए ब्लाइंड स्पॉट और क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट की संभावना को कम करने के लिए रिफ्लेक्टिव टेप और साइन बोर्ड का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर करीब 36 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी गई है। अगली खबर भी हरियाणा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा दिया और कथित तौर पर जहर खा लिया, जिससे एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे का इलाज अस्पताल में जारी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले की जांच कर रही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि छोटे बेटे के अंतिम संस्कार के बाद पिता ने भी मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मां ने किसी बात को लेकर दोनों भाइयों से बात कही थी। इसके बाद दोनों बेटों घर छोड़ दिया था। और बता दें, इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो दोनों भाइयों को एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जतिन को मृत घोषित कर दिया और कमल की गंभीर हालत बताई जा रही है। उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद जतिन का शव परिवार को सौंप दिया गया है। वहीं जब जतिन के देह संस्कार के बाद उसके पिता सुभाष का शव के घर में फंदे से लटका मिला तो पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया और इस मामले की आगे की जांच लगातार पुलिस कर रही है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जंगली जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आए दिन शिकारियों के जाल में फंसकर जानवरों की मौत हो रही है। ऐसा ही मामला बिलासपुर जिले के सीपल थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ जंगली जानवरों का शिकार करने निकला शिकारी खुद शिकार बन गया। वहीं एक हिरण की भी मौत हो गई। दरअसल 28 मई की रात को 4 व्यक्ति ग्राम कनई के सतीमुड़ा तालाब के पास शिकार करने गए थे और जंगली जानवर को फंसाने के लिए तालाब के पूर्व की ओर बांस का खूंटी गाड़कर तार लपेट रहे थे। फिर विद्युत खंभा से विद्युत चोरी कर उसमें सटा दिए, जिसकी चपेट में आकर एक चीतल और एक शिकारी रूप सिंह गौड़ की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी देकर थाना सीपत की टीम प्रशिक्षु आईपीएस विकास कुमार एवं उप निरीक्षक राम निरंजन राठिया के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई। प्रारंभिक जांच एवं पूछताछ में पता चला कि मृतक रूप सिंह गौंड को महिपाल सिंह मरावी, वीरबल कुमार पोर्ते और एक अन्य व्यक्ति के साथ रात में देखा गया था। सभी सतीपुड़ा तालाब के पास शिकार करने के उद्देश्य से आए थे। बीती रात की गतिविधि की जानकारी मिलने के पश्चात प्रशिक्षु आईपीएस विकास सिंह, प्रधान आरक्षक महादेव खूंटे और आरक्षक शरद साहू आरोपियों की खोजबीन में निकल गए। ग्राम कनई में आरोपियों की पातासाजी करने पर पता चला कि वह लोग सिल्ली बुदाही लोटनपारा का निवासी है। अगली खबर झारखंड से सामने आ रही है। बता दें कि झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला गुमला से सामने आया है, जब बदमाशों ने 60 साल के बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी। बता दें कि मृतक का नाम मंगलेश्वर उतराम, जो कि 60 साल के हैं। मृतक की पत्नी मीरा देवी ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार देर रात अचानक 3 से 4 लोग उनके घर पहुंचे। घर का दरवाजा
खुलवाया और उनके पति के साथ ले गए। बता दें, मीना देवी के मुताबिक घर आए लोगों ने कहा कि मंगलेश्वर से उन्हें अकेले में बात करनी थी और देर रात तक जब मंगलेश्वर घर नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। मीना देवी के मुताबिक घर से करीब 1 किलोमीटर दूर लोंगा उनके पति का खून से लथपथ शव मिला। इसके बाद घटना की सूचना विष्णुपुर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मृतक के शव को गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। मंगलेश्वर उरांव की हत्या के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों ने मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई और पुलिस का कहना है कि अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मृतक की पत्नी मीना देवी ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विष्णुपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया से घटना आपसी संजिश से जुड़ी हो सकती है। पुलिस मामले की लगातार छानबीन में जुट गई है। बीजेपी नेता जयराम दुबे की छत्तीसगढ़ की सियासत का केंद्र बन गए हैं। राजानंद गांव पुलिस ने शराब तस्करी मामले में जयराम दुबे को गिरफ्तार किया है। जयराम की गिरफ्तारी का असर राजधानी रायपुर में देखा गया। वहीं कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम दुबे को बीजेपी से निकालने की मांग कर रही है। जवाब में बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम का बचाव किया और कांग्रेस पर शराब तस्करी के आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 21 सितंबर की रात महाराष्ट्र बॉर्डर से राजानंद गांव आ रहे जयराम दुबे की गाड़ी को पुलिस ने रोका। चेकिंग करने पर गाड़ी से 13 लीटर शराब बरामद हुई। पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त कर जयराम दुबे को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वहीं रायपुर जिला बीजेपी कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने जयराम दुबे को रिहा करने की मांग की। केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि जयराम दुबे सूचना का अधिकार कानून के तहत सरकार की पोल खोल रहे थे। तमाम विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार की परत उधेड़ने से सरकार दमन का डंडा चला रही है। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केदार गुप्ता ने कहा कि बीजेपी नेता जयराम दुबे की सक्रियता से सरकार घबरा गई है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि झारखंड से सामने आ रही है। बता दें कि झारखंड में जनवरी 2020 से लेकर पिछले महीने तक कुल 27 नक्सली मारे चुके थे। आपको बता दें कि 1131 अन्य गिरफ्तार भी हुए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2020 से अगस्त 2022 के बीच नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कुल 108 मुठभेड़ हुई है और इस अवधि में 45 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक झारखंड में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक के लिए हुई बैठक में ये आंकड़े पेश किए गए हैं और उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सभी जिलों के पुलिस अध्यक्ष शामिल रहे और राज्य में वामपंथी उग्रवाद में गिरावट आने की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में झारखंड के 24 जिलों में से 8 LWI मुक्त हुए हैं। उन्होंने बताया है कि नक्सलवाद से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र मसलन बूढ़ा और बता दें पोदाहाट अग्रिम चौकियां या शिविर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्रों में 15 अतिरिक्त चौकियों भी बनाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक बैठक में सोरेन ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में पुलिस सुरक्षा के साथ शिविर स्थापित कर ग्रामीणों को सरकारी योजना का लाभ मुहैया कराए। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर पुलिस महानिदेशक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खात्मे की कगार पर है। उन्होंने बताया कि किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद लगभग शून्य पहुंच गया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आधिकारिक समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। डीजीपी ने कहा कि बाकी बचे आतंकवादियों को या तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ जिले में सिर्फ 1 या 2 सक्रिय आतंकवादी हैं। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। डीजीपी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में मनोरंजन के साधनों को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं उपराज्यपाल मनोज
सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपिया का दौरा किया। उन्होंने मनोरंजन का साधन के रूप में थिएटर सुविधाओं को बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में जल्द ही मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल युवाओं के लिए मनोरंजन का एक बड़ा साधन होगा। शूटिंग करने के लिए फिल्मों की एक लंबी सूची भी है। फिलहाल आज हमारी इस खबर में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।